हेलो स्टूडेंट। आज अपन लोकसभा के कार्य और शक्तियों के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके पहले वीडियो में अपन ने लोकसभा का गठन के ऊपर चर्चा की थी। सदस्य संख्या है, सदस्यों के लिए योग्यताएं क्या क्या निर्धारित की गई है, कार्यकाल कितना होता है। आज अपन इसके कार्य और शक्तियों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसको स्पीकर के नाम से जाना जाता है। स्पीकर के नाम से जाना जाता है। देखिए, संसदीय शासन प्रणाली में जो संसद का निम्न सदन होता है, जैसे भारत में यहाँ पर लोकसभा है, तो उसके अध्यक्ष का या स्पीकर जिसको अपन कहते हैं विशेष महत्व है, क्योंकि स्पीकर के द्वारा ही लोकसभा की जो कार्यवाही होती है, बैठकें हों या फिर अधिवेशन के समय किस प्रकार का कार्यक्रम निश्चित करना हो, ये लोकसभा का अध्यक्ष जो स्पीकर होता है वो ही तय करता है। अपन सबसे पहले देखते हैं चुनाव। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किस तरीके से किया जाता है। देखिए, अध्यक्ष का निर्वाचन जो है लोकसभा का विघटन हो जाता है, उसके बाद भी जब अगली जो लोकसभा आम चुनाव के बाद बनती है तो उसकी पहली बैठक जब तक नहीं होती तब तक वह अपने पद पर बना रहता है। यानी लोकसभा के विघटन के बाद भी जब तक आम चुनाव के बाद नई लोकसभा की प्रथम बैठक नहीं होगी तब तक वह अपने पद पर बना रहता है। उसको यदि वो दोबारा से सदन में चुना गया है, निर्वाचित हुआ है, तो वह दोबारा भी स्पीकर के पद पर निर्वाचित हो सकता है। इसमें देखिए, जो संसद के लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो ही मिलकर लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख जो है वो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, क्योंकि पहले जो राष्ट्रपति द्वारा प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है जो लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाता है, और उसके बाद में ये तारीख तय कर दी जाती है कि उस दिन लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर का चुनाव किया जाएगा। निर्वाचन के बाद स्पीकर को पद से किस तरीके से हटा सकते हैं, तो लोकसभा के जो सदस्य हैं बहुमत से एक संकल्प पास करते हैं, प्रस्ताव पास करते हैं, और उससे उनको लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर को पद से हटाया जा सकता है। हालांकि ऐसे प्रस्ताव को पारित करने के लिए या प्रस्तावित करने के लिए कम से कम 14 दिन की सूचना देनी पड़ती है पहले। इसके अलावा यदि वह सदन का सदस्य नहीं रहता है या फिर वह स्वयं उपाध्यक्ष को संबोधित करके अपना जो त्यागपत्र है वो दे दें, तब स्पीकर का जो पद है वो रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है। अब अपन देखते हैं स्पीकर की शक्तियाँ। यदि अपन लोकसभा अध्यक्ष के स्पीकर के शपथ की बात करें तो अध्यक्ष अपना पद संभालने के बाद किसी प्रकार की शपथ है वो नहीं लेता, क्योंकि वह लोकसभा सदस्य के रूप में लोकसभा सदस्य होने के नाते वह प्रोटेम स्पीकर जब सारे सदस्यों को शपथ दिलाता है तभी वह शपथ ले चुका होता है, तो वह अध्यक्ष के रूप में किसी प्रकार की कोई शपथ ग्रहण नहीं करता। सबसे मुख्य बात जो ध्यान देने योग्य है ये यही है कि जब लोकसभा विघटित हो जाती है तब भी जो स्पीकर है वो अपना पद नहीं छोड़ता। नई लोकसभा की जो प्रथम बैठक होती है तब तक वह उस पद को धारण किए हुए रहता है। अब देखते हैं अपन स्पीकर के कार्य, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में यदि कार्य देखें तो सदन की कार्यवाही किस तरीके से होगी, संचालन कैसे किया जाएगा, तो इसके नियम और विधि का जो निर्वहन है वो स्पीकर के द्वारा ही किया जाता है और उसका निर्णय ही अंतिम माना जाता है। अध्यक्ष को ये भी अधिकार है कि मान लीजिए लोकसभा के लिए जो गणपूर्ति निर्धारित की गई है वो नहीं है तो वो सदन को स्थगित कर सकता है, क्योंकि सदन की बैठक के लिए जो सदन की संख्या का 10वां भाग निर्धारित किया गया 1/10, तो वो यदि नहीं है तो वो सदन को क्या कर सकता है, स्थगित कर सकता है। इसके अलावा देखिए, स्पीकर को और एक महत्वपूर्ण शक्ति जो प्राप्त है वो ये है कि संविधान के अनुच्छेद 110 में 10 के अनुसार ये शक्ति दी गई है कि कोई विधेयक, धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो है वो स्पीकर के द्वारा ही किया जाता है। स्पीकर का निर्णय क्या होता है, अंतिम होता है। यदि अध्यक्ष ने ये प्रमाण पत्र दे दिया कि ये धन विधेयक है तो वो धन विधेयक माना जाएगा, और यदि नहीं है तो वो नहीं माना जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा के बीच में साधारण विधेयक के संबंध में यदि किसी प्रकार का मतभेद हो जाता है तो एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है
राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत, और उस संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो भी लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर ही करता है। इसके अलावा जब भी किसी प्रश्न के ऊपर पक्ष और विपक्ष में क्या आ जाए, मान लीजिए सदन में मतदान हो रहा है और पक्ष विपक्ष में बराबर मत आ गए, तब स्पीकर द्वारा जो निर्णायक मत है वो दिया जाता है। इसके अलावा सदन को ये भी, सदन के जो नेता के रूप में ये स्पीकर को ये भी अधिकार है कि वह सदन के सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की क्या दे सकता है, अनुमति, यदि वह व्यक्ति हिंदी या फिर अंग्रेजी में अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकता। यानी लोकसभा की जो भी कार्यवाही है उसका संचालन स्पीकर के द्वारा ही तय किया जाता है। स्पीकर ये तय करेगा कि किस सदस्य को बोलने का अवसर दिया जाए या उसे कितनी देर बोलने दिया जाना है। भाषणों की जो समय सीमा निर्धारित करने का कार्य है वो भी स्पीकर के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा संविधान की जो 10वीं अनुसूची है जिसके तहत दल बदल के संबंध में उपबंध किए गए हैं, उसके आधार पर भी दल बदल किया है या नहीं इसके संबंध में भी अध्यक्ष के द्वारा ही निर्णय, कोई भी सदन की जो सदस्य है उसकी योग्यता के संबंध में, अयोग्यता के संबंध में निर्णय है वो अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। इसके अलावा लोकसभा की जो संसदीय समितियां होती हैं उनके जो सभापति हैं उनके सभापतियों की नियुक्ति करने का कार्य भी स्पीकर द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार अपन देखें तो स्पीकर को महत्वपूर्ण शक्तियां और कार्य जो है वो प्राप्त होते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं लोकसभा का उपाध्यक्ष। तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही उपाध्यक्ष को चुना जाता है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है तो उस समय उपाध्यक्ष उनके कार्यों को करता है। उपाध्यक्ष के संबंध में भी वही है कि वो या तो सदन का सदस्य नहीं रहे तो उसको उठाया जा सकता है, या फिर वो स्वयं अध्यक्ष को संबोधित करके त्यागपत्र दे दे, या फिर सदन के सदस्य ही बहुमत पा करके ऐसा संकल्प द्वारा प्रस्ताव पास करके उसको हटा सकते हैं। अब अपन देखते हैं लोकसभा के कार्य व शक्तियाँ। लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है, निम्न सदन है और जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर इसका निर्वाचन किया जाता है। तो उस अनुसार कानून निर्माण के संबंध में देखें, चाहे प्रशासन पर नियंत्रण के रूप में देखें या राष्ट्र के वित्त के ऊपर नियंत्रण के रूप में देखें, तो लोकप्रिय जो सदन है लोकसभा उसको ज़्यादा शक्तियाँ दी गई है। यदि संविधान के जो संवैधानिक प्रावधान है उसको भी अपन देखें तो राज्यसभा की स्थिति में लोकसभा को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई है। सबसे पहले अपन देखते हैं विधायी शक्तियाँ। तो लोकसभा को जो संसद की संघीय सूची है, संघीय सूची के जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार है। इसके अलावा समवर्ती सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है, और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं उनके ऊपर भी लोकसभा के द्वारा कानून बनाया जा सकता है। संविधान के द्वारा यदि अपन बात करें तो साधारण स्थिति के अलावा राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर भी कुछ पर लोकसभा द्वारा कानून बनाया जा सकता है। उसमें यह है कि या तो राज्यसभा इसके लिए कोई संकल्प पास करे, या फिर देश में आपातकाल की स्थिति लागू हो, या फिर 2 या 2 से अधिक जो राज्य है वो संसद से ऐसा कोई अनुरोध करें, या फिर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो भी संसद द्वारा जो कानून बनाया जाता है। यहाँ पर देखिए अपन सबसे पहले विधायी शक्तियों में बात करते हैं साधारण विधेयक के संबंध में। तो साधारण विधेयक के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा में हालांकि समान शक्तियाँ दी गई है कि साधारण विधेयक की शुरुआत है वो लोकसभा से भी हो सकती है और राज्यसभा से भी हो सकती है। यदि विधेयक लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा जाता है और उस विधेयक में राज्यसभा द्वारा यदि कुछ ऐसे संशोधन किए जाते हैं जो लोकसभा को स्वीकार नहीं है, या फिर राज्यसभा 6 महीने तक उस विधेयक के ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में दोनों सदनों के बीच में क्या हो जाता है, मतभेद। और मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की क्या बुलाई जाती है, संयुक्त बैठक। और संयुक्त बैठक में जो निर्णय है वो मतदान के द्वारा होगा, और मतदान में लोकसभा की सदस्य संख्या ज़्यादा होने के कारण ज़्यादातर जो यदि इस प्रकार के कोई विधेयक होते हैं जिनमें संयुक्त बैठक बुलाई जाए तो लोकसभा की ही जीत होती है, या लोकसभा जिस तरीके से चाहती है उसी रूप में वह साधारण विधेयक पारित होता है। तो यहाँ राज्यसभा किसी भी जो साधारण विधेयक है उसको 6 महीने तक रोक सकती है, इसके अलावा उसके पास शक्तियाँ नहीं है। उसके बाद यदि अपन देखें वित्तीय शक्तियाँ,
तो वित्तीय शक्तियों में देखिए, वित्तीय शक्तियों के मामले में धन विधेयक की या वित्त विधेयक की शुरुआत है वो राज्यसभा से हो ही नहीं सकती, क्योंकि संविधान का जो अनुच्छेद 109 है उसके अनुसार जितने भी प्रकार के धन विधेयक है वो सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाएंगे। उनकी शुरुआत जो है वो राज्यसभा में नहीं हो सकती। लोकसभा से जब वह विधेयक पारित हो जाता है, वित्त विधेयक या जो धन विधेयक है, तो पारित होने के बाद वह राज्यसभा में भेजा जाता है। और राज्यसभा के लिए वह आवश्यक है कि वो उस विधेयक को जब उसके पास पहुंचता है तो 14 दिन के अंदर अंदर वो लोकसभा को लौटा दे। अब देखिए, राज्यसभा विधेयक में संशोधन के लिए कुछ सुझाव दे सकती है, और लेकिन इन सुझावों को मानना या न मानना ये किसके ऊपर निर्भर करता है? लोकसभा की इच्छा पर। तो यहाँ पर भी अपन ने देखा कि संविधान द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि 14 दिन राज्यसभा उस विधेयक को रोक सकती है, और यदि उन 14 दिनों में वह उस सदन के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा वित्त विधेयक को पारित नहीं किया जाता है तो वह दोनों सदनों से पारित हुआ मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर भी एक तरीके से चाहे बजट है, अनुदान संबंधी मांगे हैं या धन से संबंधित जो भी विधेयक होते हैं उनके ऊपर लोकसभा को पूरा अधिकार होता है। तीसरी जो लोकसभा की शक्ति है वो अपन देखते हैं कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्तियाँ। कार्यपालिका जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद है, उसके ऊपर लोकसभा किस प्रकार से नियंत्रण रखती है। तो क्योंकि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है और कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल जो है उसको संसद के प्रति उत्तरदायी बनाया गया, और व्यवहार में वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है, क्योंकि मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर बना रहता है या मंत्रिपरिषद उसी समय तक कार्य करती है जब तक उसको लोकसभा में विश्वास प्राप्त हो। लोकसभा द्वारा देखिए कार्यपालिका पर अनेक प्रकार से नियंत्रण रखे जा सकते हैं, जैसे संसद के जो सदस्य हैं वो मंत्रियों से सरकारी नीति के संबंध में या सरकार के कार्यों के संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं, उनकी आलोचनाएं कर सकते हैं, पूरक प्रश्न लोकसभा सदस्यों द्वारा पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा भी लोकसभा जो है जैसे शून्यकाल में सरकार से कुछ प्रश्न पूछ सकती है, प्रश्नकाल है, आधे घंटे की चर्चा, स्थगन प्रस्ताव है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव है, इनके माध्यम से लोकसभा द्वारा कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखा जाता है। जो अविश्वास प्रस्ताव है वो भी लोकसभा द्वारा ही मंत्रिमंडल के विरुद्ध लाया जा सकता है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध, और मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पास करके लोकसभा द्वारा हटाया जा सकता है। यानी मंत्रिपरिषद या मंत्री अपने पद पर तभी तक बने रहते हैं जब तक उन्हें लोकसभा में क्या प्राप्त हो? बहुमत प्राप्त हो। अब देखिए किस प्रकार से जो लोकसभा है वो सरकार के प्रति अपना विश्वास जो है उसको कमी का प्रस्ताव ला सकती है या विश्वास प्रस्ताव ला सकती है। या तो वो धन विधेयक को अस्वीकार कर दे, या फिर कटौती प्रस्ताव पास करे, या निंदा प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव पास करके भी लोकसभा द्वारा मंत्रिपरिषद को उसके पद से पहले भी हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार कार्यपालिका शक्तियों में भी राज्यसभा से ज़्यादा जो शक्तियां हैं वो किसको दी गई है? लोकसभा को दी गई है, क्योंकि वास्तव में लोकसभा से ही कार्यपालिका का निर्माण हो रहा है। जिस दल को लोकसभा में बहुमत मिला था उसी की सरकार, मंत्रिपरिषद का निर्माण हुआ था, तो लोकसभा के प्रति ही कार्यपालिका क्या रहती है? उत्तरदायी रहती है। उसके बाद अपन देखते हैं संविधान संशोधन संबंधी शक्तियाँ। संविधान संशोधन संबंधी शक्तियाँ, संविधान में संशोधन जो है अनुच्छेद 368 के तहत किया जा सकता है। यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियाँ प्राप्त है। संविधान संशोधन से संबंधित जो विधेयक है दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें पारित तभी समझा जाएगा जब दोनों संसद के जो दोनों सदन हैं वो अलग अलग रूप से विशेष बहुमत से पारित करे। विशेष बहुमत का यहाँ अर्थ है कि वो कुल बहुमत और साथ ही उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से भी पास कर दें। तो इस प्रकार राज्यसभा और लोकसभा को यहाँ स्थिति जो शक्ति है वो समान रूप से प्राप्त है। साधारण विधेयक में अपन ने देखा कि संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, या धन विधेयक की जो शुरुआत है वो लोकसभा से ही हो सकती है, राज्यसभा के नहीं हो सकती। लेकिन संविधान संशोधन से संबंधित जो भी संशोधन करना है वो दोनों को, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समान शक्तियाँ प्राप्त है। उसके बाद अपन देखते हैं लोकसभा की निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य या निर्वाचक के रूप में शक्तियाँ। तो यहाँ देखिए अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा के जो सदस्य हैं
वो राज्यसभा के सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के साथ मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। और इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव दिया हुआ है और 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। इसके अलावा लोकसभा के द्वारा जो सदन का अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, इनको निर्वाचन भी किया जाता है और इनको पद से मुक्त भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार लोकसभा निम्न सदन है, लोकप्रिय सदन है संसद का, और उसको राज्यसभा से ज़्यादा शक्तियाँ दी गई है, राज्यसभा से ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया। आगे के वीडियो में अपन राज्यसभा का गठन और राज्यसभा की शक्तियों के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।